युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाता हूं, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो ला रहा हूं। आप अगर देखना चाहते हैं हमारी पॉलिटी की पिछली वीडियो, तो आप आई बटन पर जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये एक फ्रेश टॉपिक है। अगर आपने पिछली वीडियो भी नहीं देखी है, अगर आप सीधा राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं, तो आपको आसानी से और बेहतर तरीके से समझ आएंगे। जो हमारी ये पॉलिटी की वीडियो हैं, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्जाम होते हैं, उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैं उनकी बात करता हूं। जैसे सबसे पहला, अगर आप देखोगे, भाग से क्वेश्चन आता है कि किस भाग में क्या है। तो लगभग संविधान के अंदर 22 भाग थे मूल संविधान के अंदर, लेकिन हमें सभी भागों का अध्ययन नहीं करना है। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो भाग हैं, उन भागों को हमें पढ़ना है। मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक भाग अभी तक बताए हैं। 1 से 3 तक मैं पढ़ा चुका हूं। चौथा भाग में आज शुरुआत कर रहा हूं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग 1 में क्या है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, संघ और उसके राज्य के क्षेत्र हैं। दूसरे भाग में मैंने कहा दूसरे भाग में क्या है, तो दूसरे भाग में नागरिकता, वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, अभी मैं खत्म करके निपटा। 7 वीडियोस मैंने मौलिक अधिकार पे बनाई है। आप उन वीडियो को देखें और मौलिक अधिकारों को समझने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, उससे एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आज मैं बताने वाला हूं राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो वो भाग 4 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, उसका उल्लेख किस भाग में किया गया, तो आपको बताना है कि उसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। और जो अनुच्छेद दिए गए हैं, वो 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। अब अगर आपको ध्यान से सुनना है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे संविधान के अंदर जो संविधान है, उसकी 2 आंखें बताई गई हैं। एक मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और दूसरी आंख जो भारतीय संविधान के अंदर है, वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर मैं यहां बताना चाहता हूं। जो मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहली बात यह कि उसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। और इसकी जो अंदर की जो विशेषता है मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं। न्याय संगत या मौलिक अधिकार को हम परिवर्तनीय भी कह सकते हैं। जो न्याय संगत और परिवर्तनीय का अर्थ होता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और आपके जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण करता, उसकी जो गारंटी देता है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय देता है। लेकिन नीति निदेशक तत्वों में ऐसा नहीं है। जो नीति निदेशक तत्व हैं, वो परिवर्तनीय नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है, बल्कि इनके उल्लंघन होने पर इनकी मांग हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यायोचित, न्याय संगत या परिवर्तनीय नहीं है। मैंने कहा संविधान की 2 आंखें हैं, एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। एक आंख यानी जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी तुम न्यायालय में जाके मांग कर सकते हो, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों की आप मांग नहीं कर सकते हो। बल्कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये राज्य को नीति बनाने में निर्देशन देते हैं। यानी राज्य जो है, राज्य के कर्तव्य क्या हैं, तो राज्य के कर्तव्य राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, जो राज्य के कर्तव्य हैं। यानी राज्य क्या है, अगर आपको ये जानना है, तो मैंने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 पढ़ाया था, और उसमें बताया है बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से कि राज्य
क्या है। तो राज्य यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं सरकार, कि राज्य या सरकार जब नीति बनाए तो नीति निदेशक तत्वों का ख्याल रखे। यानी कि जो संविधान वेत्ता है, संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने राज्य यानी सरकार के भी कर्तव्य बताए हैं। उन कर्तव्यों को ही राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। हम इनकी न्यायालय में जाके मांग तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का यह कर्तव्य बनता है या राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि समय समय पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वो लागू करे, अपनी नीतियों में, अपनी पॉलिसी के अंदर इन राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करे, और ये उसका कर्तव्य होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, कि राज्य को नीति निर्देशित करने वाले तत्व हैं, और उनका यह कर्तव्य है कि वो समय समय पर इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने लिए हैं कहां से, आयरलैंड से। वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। लेकिन एक बात, ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाए लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि आयरलैंड ने ये कहां से लिए थे। तो आयरलैंड से पूछा जाए, आयरलैंड ने ये कहां से लिए थे नीति निर्देशक तत्व, तो बताना है कि ये स्पेन से लिए थे। तो ध्यान देने वाली बात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मुख्य बात यही है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए थे। इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। इनका उद्देश्य है कि देश में लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो सभी लोगों के हित में कार्य करे वो लोक कल्याणकारी राज्य है। सभी नागरिकों के रोटी कपड़ा मकान और जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना ही एक लोक कल्याणकारी राज्य होता है। और सभी सरकारों का, सभी राज्यों का ये उद्देश्य होता है कि वो अपने राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाए। और इसके माध्यम से जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये शब्द बहुत मुख्य हैं, इन शब्दों को तुम्हें याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें बताना है कि जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है वो डीपीएसपी करते हैं या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है जिसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बेसिक जानकारी थी जो तुम्हें हमेशा ही याद रखनी है। ठीक, मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, न्याय संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उनकी मांग न्यायालय में जाकर नहीं की जा सकती। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो 36 से लेकर 51 तक हमें इन आर्टिकल के बारे में पढ़ना है, अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है। बहुत ही मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस बशर्ते आप ध्यान से सुनते रहें और आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं 36 की बात करूं, आर्टिकल 36 या फिर कह रहे हैं कि अनुच्छेद 36, जो अनुच्छेद 36 है ये क्या कहता है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, तो आपको बताना है राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बताई गई है। जब आपने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो मैंने बताया था कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। उसमें जो आर्टिकल 12 था वो भी राज्य की परिभाषा से ही संबंधित था। ऐसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य क्या है तो आपको बताना है कि वो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा, तो आपको बताना है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। अब आते हैं आर्टिकल
37 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनके स्वरूप एवं प्रकृति की जो बात की गई है वो इसमें ही की गई है 37 में। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं उनको लागू करना बताया गया है। उनको लागू करना बताया गया है। ध्यान से सुनो, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में बताया गया कि जो भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उन्हें कैसे लागू करना है। आगे हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो कैसे लागू करना है ये बताया गया है 37 में। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू होना किस में बताया गया है, समाहित तत्वों को, अंतर्विष्ट जो तत्व हैं उनको लागू कैसे करना है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 37 में इसमें लागू होना बताया गया है। ठीक, अगर बात करें आर्टिकल 38 की तो इसमें तुम देखोगे इसमें भी बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्था की जाए। यानी मैंने कहा कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य को या सरकार को निर्देशित करते हैं कि राज्य के कर्तव्य हैं। तो इसमें भी यही कहा गया कि 38 में कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश में लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे या सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे और देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करें। मैंने आपको बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात कहां की गई है, तो तुम्हें बताना है कि 38। लोक कल्याणकारी का मतलब ही होता है कि लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी हो सके, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। तो प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे और सामाजिक व्यवस्था ऐसी स्थापित करे। साथ ही सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो समाज के अंदर भेदभाव है, जो कुरीतियां हैं, जो विषमता मूलक समाज है, तो उस विषमता मूलक समाज को समाप्त करके समता मूलक समाज का निर्माण करना ही सामाजिक न्याय है। अगर मैं परिभाषा बताऊं तो विषमता मूलक समाज को समाप्त कर समता मूलक समाज का निर्माण करना ही सामाजिक न्याय है। दूसरा आर्थिक न्याय। ठीक, बस आपको सुनना है, सुनने से ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। आर्थिक न्याय क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उस खाई को पूरा करो। अगर मान ले जाए एक तो है 200 करोड़ डेली कमाता है और एक है कि 200 रुपए कमाता है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है इसको कम करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करना, आर्थिक न्याय की स्थापना करना और राजनीतिक न्याय कि सभी वर्गों को, सभी समाज के जो वर्ग हैं उन सभी वर्गों को राजनीतिक अधिकार मिल सके, वोट दे सके, साथ ही साथ वो चुनाव लड़ सके और राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकें। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं राजनीति से संबंधी जो सामूहिक सार्वजनिक हित में काम करें। यानी इसी का मतलब है सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। तो 38 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 38 में क्या था। तो 3 आर्टिकल मैंने अभी आपको बताए कि राज्य की परिभाषा किस में है, तो आपको बताना है 36 में। फिर मैंने बताया 37 में कि जो प्रकृति है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, उन प्रकृति में ही बताया गया किस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है। तो लागू करने की व्यवस्था 37 में। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है जिसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य है। तो तीनों आर्टिकल आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, मैं रफ कर देता हूं इसे। तो धीरे धीरे सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आर्टिकल भी पढ़ेंगे
लेकिन जीएस में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें, सब सब्जेक्ट तुम आसानी से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे याद हो सकती हैं प्रैक्टिस करके। लेकिन जीएस में एक रेगुलरिटी, एक लंबे समय तक आपको बनाए रखनी पड़ेगी, तब आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 एक बड़ा है। इसमें क्या कहा गया, बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं। जैसे कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 39 में क्या है। तो आर्टिकल 39 में सबसे पहले कहा गया कि जो नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों की जीविका, उन नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिक जो होता है उसकी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए सरकार का, राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, साधन हो। यानी कहा गया कि नागरिक को जीविका चलाने के लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि उनको पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, पर्याप्त साधन की वो अपनी जीविका को निर्वहन कर सके। पहला ऐसा कहा गया। दूसरे में कहा गया कि जो सरकार के या देश के जो भौतिक संसाधन हैं, ध्यान से सुनना भाई, कि जो भौतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग या उन संसाधनों का वितरण जो होगा वो सामूहिक हित में हो, सामूहिक हित में हो। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो राज्य के या सरकार के, देश के भौतिक संसाधन है उनका वितरण सामूहिक हित में हो, यानी किसी को भी ऐसा वितरण ना करे जिससे निजी लाभ हो, बल्कि सार्वजनिक या सामूहिक हित में वो भौतिक संसाधनों का प्रयोग करे। हमारे देश के अंदर बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जिसमें जैसे कोयला हुआ, सोना, चांदी, तांबा, ये सब रिसोर्सेज जो होते हैं, भौतिक संसाधन, उन भौतिक संसाधनों का उपयोग सरकार या वितरण सामूहिक हित में करे, किसी निजी लाभ में ना करे। तो ये सब 39 में ही है। तीसरे में कहता है कि जो स्त्री और पुरुष हैं, स्त्री और पुरुष हैं, दोनों को बराबर समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, बल्कि स्त्री पुरुष अगर एक पद पर कार्य कर रहे हैं तो उनको एक ही वेतन, एक ही भत्ते मिलने चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों की बात यहां पर की गई थी। और जो कर्मकार हैं, कर्मकार है, काम करने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य एवं जो बालक हैं, बालकों के विकास, यानी जो बालक है उनके विकास में समृद्धि की जाए, उनके विकास में समृद्धि की जाए या प्रमोट किया जाए। यानी कर्मकारों के स्वास्थ्य, बालकों के विकास में समृद्धि की जाए, जिससे बालकों को एक अच्छा माहौल मिल सके और अपना विकास कर सके। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो 39 के अंदर थी, नागरिकों को जीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए सरकार या राज्य, उनका एक कर्तव्य है। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व या वितरण इस तरीके से करे कि सामूहिक हित में हो। स्त्री और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। और यहाँ कहा गया है कि कर्मकार एवं बालकों के विकास में समृद्धि की जाए या उनको प्रमोट किया जाए। प्रमोट मतलब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए, ये आर्टिकल 39 कहता है। और 39 क्या, ये पहले मूल संविधान में नहीं था, आगे जाके इसको जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि 39 क्या है, कब जोड़ा गया, तो तुम्हें बताना है कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 39 कै को भारतीय संविधान के अंदर कब शामिल किया गया, तो आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 39 कै को शामिल किया गया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 39 कै भारतीय संविधान में शामिल करना पड़ा, तो आपको बताना है कि 39 कै के अंदर बताया गया कि समान न्याय एवं गरीबों के लिए
समान न्याय एवं गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सहायता दी जाए। यानी कहा गया 39 क्या में कि समान न्याय, सबको न्याय समान हो एवं गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। समान न्याय का मतलब है जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग वकील ले सकते हैं, तो उनको तो आर्थिक रूप से संपन्न ले ही सकते हैं, समान न्याय। लेकिन गरीब अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं ले पाता था, तो ऐसी स्थिति में 39 क्या को शामिल किया गया कि समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। एक गरीब भी अपनी वकालत के लिए एक वकील मांग सकता है, यह आर्टिकल 39 में कहा गया है। तो आर्टिकल 39 जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 39, आपको इसे याद रखना है, शॉर्ट्स में नोट्स में बनाते रहें, अच्छे से रिवाइज भी इसका करते रहें, ठीक। धीरे धीरे इंप्रूव होगी जीएस, ऐसा नहीं है एकदम से कोई जादू की पुड़िया दे दी जाए, बस आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब तक तुम धैर्य को बनाए रखोगे, इतना आसान नहीं कि तुम गवर्नमेंट जॉब बड़ी जल्दी से ले लो, इसके लिए धैर्य आपको बहुत चाहिए, बस लगे रहना है, और लगे रहोगे तो आपको मंजिल आपकी मिल ही जाएगी। बात करता हूं मैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 में आपको ध्यान देना है कि हमारे देश के अंदर जो सत्ता है, हमारे देश के अंदर जो सत्ता है उसका हस्तांतरण की बात की गई। तो सत्ता के हस्तांतरण की बात की गई तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी इसमें आए और उन्होंने अपना विचार दिया, कहा कि जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पावर, सत्ता मतलब क्या है? पावर, पावर मतलब कि विकेंद्रीकरण, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय या फिर कह सकते हो जो ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, उनको अपने गांव का विकास करने के लिए उनको पूरी शक्ति दी जाए, जिससे अपने गांव का वो विकास कर सकें। तो ध्यान देने वाली बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 में क्या है, तो आपको बताना है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान की बात की गई थी। मैंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके न्यायालय में जाकर मांग नहीं की जा सकती, बल्कि ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य समय समय पर इन्हें लागू करेगा। तो राज्य ने आर्टिकल 40 को लागू किया। पहले हमारे संविधान में ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, लेकिन आगे चलकर राज्य ने अपना कर्तव्य निभाया और ग्राम पंचायत का गठन किया। जो ग्राम पंचायत का गठन है वो आप देखोगे 11वीं अनुसूची में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 11वीं अनुसूची में 1993 में ये शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1993 में संविधान बना, 1950 में। तो जब ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी आर्टिकल 40 में, आपसे पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में किसकी बात की गई है, तो एक छोटा सा आंसर आपको बताना, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, क्योंकि इस पर गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और ग्राम पंचायतों के गठन से ही सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यानी कि क्षेत्रीय लोगों को ही अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से अधिकार दिए गए। तो ये आपको याद रखना है। ये मैं अनुसूचियां पढ़ा चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में 11वीं मतलब ये अनुसूचियां का एक पूरा चैप्टर है, उसे आप देख सकते हैं। आपको ये समझने में बहुत ही हेल्प देगा, यानी बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे इसको। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं। बात करता हूं आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि जो राज्य है, राज्य का अपना कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य चल रहे हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि वो कुछ दशाओं में, कुछ सिचुएशन में काम, शिक्षा एवं जन सहायता उपलब्ध कराए। कुछ दशाओं में क्या करे
कि काम, शिक्षा, जन सहायता अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। यदि आप देखोगे काम नहीं मिलता तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जीविका निर्वहन के लिए काम दे, और काम देगा तो जैसे मनरेगा से काम मिला है। शिक्षा की बात भी की है, कुछ दशाओं में जो लोग शिक्षा नहीं ले सकते तो उनको शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, तो यहाँ पर भी देखो शिक्षा की बात की गई। जन सहायता में अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जन सहायता में मिलती हैं। अगर जनता अगर कुछ चाहती है या जनता परेशान है तो सरकार उसकी हेल्प करती है, तो जन सहायता उपलब्ध कराए। इसमें यह भी है कि जनता की देखभाल के लिए पार्कों का निर्माण किया गया, तो ये जन सहायता ही है। जैसे ओपन जिम होते हैं तो वो जन सहायता में ही आता है। तो काम, शिक्षा, जन सहायता उपलब्ध कराए कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 ऐसा कहता है। 42 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनो, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कर्मकार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको न्याय संगत एवं काम करने की मानवोचित स्थिति उपलब्ध कराएं। दूसरा कि महिलाओं को प्रसूति सहायता, ये आर्टिकल 42 में। ध्यान देने वाली बात, न्याय संगत एवं काम करने की मानवोचित स्थिति उपलब्ध कराए, यानी जो काम करने वाले कामगार हैं, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको न्याय संगत और मानवोचित मतलब स्थिति, मानवोचित जो मानव के लिए उचित हो। आपने देखा होगा कुछ लोग गटर में घुसकर गटर की सफाई करते थे और सफाई करने के बाद उसको मतलब कि कभी कभी क्या होता है, सफाई करने के दौरान जहरीली गैसों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो एक इंसान को ऐसी जगह काम करने ना दिया जाए जो मानवोचित ना हो, उसकी स्थिति खराब ना हो, यानी कि उसकी मौत या फिर वो उसे एक गिल्टी फील ना हो वहां पर काम करने पर। तो सरकार का ही कर्तव्य बनता है कि उसको मानवोचित स्थिति उपलब्ध कराएं काम करने की, जो न्याय संगत हो। ऐसा कहा गया किसमें, 42 में। और कहा गया कि महिलाओं को प्रसूति सहायता मतलब कि महिलाओं को, जब महिलाएं मतलब डिलीवरी होती है, महिलाओं के संतान उत्पन्न होती है, तो उससे संतान उत्पन्न से पहले और संतान उत्पन्न के बाद, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, अगर महिलाएं काम करती हैं तो उनको प्रसूति सहायता दी जाए, या फिर सरकार के द्वारा भी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो महिलाओं को प्रसूति सहायता दे। बात करूं मैं 43 की, बहुत छोटा सा है, फिर आगे बात करेंगे हम। 43 की मैं बात करूं तो 43 कहता है कि जो कामगार हैं उन कामगारों के लिए उचित मजदूरी दी जाए। ऐसा नहीं कि काम करा लो और उचित मजदूरी ना हो, तो उनको कामगारों के लिए उचित मजदूरी दी जाए। और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। छोटे जो उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग कहते हैं, तो कामगारों को उचित मजदूरी दी जाए जिससे अपने जीविका चला सके, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो जो आर्टिकल 41, 42, 43 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या हैं, कैसे लागू करने हैं, कहां से लिए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताया। और 38 मैंने 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43 ये आर्टिकल मैं बता चुका हूं। अगर आपको थोड़ा भी मतलब शक लगता है कि समझ में नहीं आए तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आगे की एक वीडियो और लगेगी नीति निर्देशक तत्वों को कंप्लीट करने में, फिर उसके बाद 2 वीडियो में आपके नीति निर्देशक तत्व एक बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ सकते हो, नीति निर्देशक तत्वों से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं जीएस को, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।